वेलकम टू एग्ज़ाम तक जीके का प्रैक्टिस सेट एक और आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अलग अलग सब्जेक्ट से, बिल्कुल जिस तरह से एग्ज़ाम में आता है जीके का पेपर उसी तरह से होगा। एंड ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एक सैम्पल पेपर है। आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करो। और आपको मैं बताना चाहूँगा ये एग्ज़ाम भी एसएससी ही कंडक्ट करवा रही है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी वही अगर बात की जाए तो एसएससी का ही पैटर्न फॉलो होगा। तो इसीलिए एसएससी के अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस सेट ये जरूर लगाइए। लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके 20 में से कितने करेक्ट हुए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर पेपर अटेम्प्ट किया है जस्ट फॉर द पहले। तो यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए हैं। जो जो रॉन्ग हो रहे हैं ना मेरे भी एंड आपके भी, टॉपिक बताइए, उन टॉपिक पे वीडियोस बनेगी, उन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। यही अच्छी बात है, हम लोग जीके को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डेली क्विज चलती है। अब शुरू करते हैं, बीच में कुछ नहीं बोलूँगा। वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उसको ज़रूर से देखना एंड वीडियो के साथ साथ में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? यह है संस्कृत व्याकरण का विकास पाणिनि के साथ शुरू हुआ। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो बेसिकली पाणिनि की पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। ये हैं 4 ऑप्शन आपके सामने एंड करेक्ट ऑप्शन है अष्टाध्यायी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अष्टाध्यायी की ये पुस्तक, मतलब अष्टाध्यायी पुस्तक है पाणिनि की। एंड पाणिनि ने जो है संस्कृत के विकास के लिए काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 86% लोगों ने राइट किया है। अष्टाध्यायी का अर्थ है 8 अध्याय। ठीक है, व्याकरण पर यह संस्कृत ग्रंथ है जो कि पाणिनि ने 6ठी 5वीं ईसा पूर्व जो है ये लिखा गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। बुद्ध चरित आपको याद रखना है, ये अश्वघोष का है। ठीक है, बुद्ध चरित जो है ये अश्वघोष का है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर। एंड ये देख लीजिए क्वेश्चन, पिछले वीडियो में काफ़ी सारे बात आए थे कि ऑप्शन सही नहीं दिख रहे। अब देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, आई होप कि आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। फिर भी कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट करना, अगले बार से उसको इम्प्रूव कर लिया जाएगा। बोडो भाषा के बारे में पूछी जा रही है एंड ये असम से संबंधित है, आपको याद रखना। बोडोलैंड जो है ना वहाँ पर ये बोडो जनजाति द्वारा बोली जाती है। एंड बोडोलैंड आपको पता है अलग राज्य की भी डिमांड कर रहे थे कुछ टाइम पहले, तो इसलिए थोड़ी सी चर्चा में। एंड ये हाँ, जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं वहाँ पर बोडो भाषा भी शामिल है, तो इसलिए आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोडो लैंग्वेज, असम की है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है क्योंकि 22 भाषाएं वो तो आपको एटलीस्ट याद रहनी ही चाहिए। फिर भी 65% लोगों ने ही इसको सही किया है। बोडो भाषा मुख्यतः असम में ही बोली जाती है और जो बोरो जनजाति हैं वो इसको बोलते हैं। तो ये बस इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको याद रखनी है। असम एंड मेघालय में ये आदिवासी लोग रहते हैं और यहीं पर ये बोलते भी हैं। ठीक है, मार्च 2022 में इंपॉर्टेंट यहाँ पर करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। मार्च 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जो है 61वीं बोडो साहित्य सभा में हिस्सा लिया था। ठीक है, असम में हुई थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको थोड़ा सा याद रखना है। अभी हमारे राष्ट्रपति जी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एसएससी के फेवरेट हो चुके हैं, वादक वाद्य यंत्र वाला। ठीक है, इनकी ट्रिक मैं बना रहा हूँ बहुत जल्दी, मतलब विद इन वीक आपको 7 दिन के अंदर अंदर ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक पोस्ट लिख दूंगा एग्जाम तक हिंदी.com पर, आपको कोई भी नोट्स देखना वहाँ से देख सकते हैं। प्लस एक वीडियो बना दूंगा एग्जाम तक 2.0 पर। 2.0 चैनल जो हमारा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियोज़ मिलेंगे। तो वहाँ पर ये वीडियो आ जाएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी तो पूछती हैं। अल्लाह रखा खां कुरैशी जो हैं ये अल्लाह रखा के नाम से जाने जाते हैं, ये किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है यहाँ पर एंड तबला इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तबला वादक हैं ये। एंड यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन जैसे ही क्लिक करते हैं 46% लोगों ने इसको सही किया है। अल्लाह रखा खान कुरैशी जो है तबला वादक है और ये पंजाब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना। 1977 में इनको पद्मश्री मिल चुका है और 82 में संगीत नाटक अकादमी भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हैं, ये सब अभी मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वहाँ पर आपको बता दूंगा। शिव कुमार शर्मा, ये क्वेश्चन एमटीएस में 2 अलग अलग शिफ्ट में पूछा था, संतूर वादक हैं। अहमद जान थिरकवा, ये अगर बात की जाए तबला वादक थे। एंड किशन महाराज अगर बात की जाए ये भी तबला वादक ही थे। नेक्स्ट अगर बात की जाए
भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे छोटा है? यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लिया। अब मैं नीचे करता हूँ, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे आई होप। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, म्यांमार, भूटान, नेपाल एंड पाकिस्तान। आपको क्या देखना है कि कौन सा ऐसा देश है जिसका एरिया छोटा है इन चारों में से। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर है ही क्या। आपको मैप अगर आपने एक बार देखा हो ना कभी ज़िंदगी में भारत का अड़ोसी पड़ोसी देश, आपको इतना तो पता चल गया होगा कि कौन सा देश छोटा है। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली नहीं है यार। पाकिस्तान का एरिया अगर बात की जाए तो ये 8,80,000 समथिंग है, मतलब ठीक है 8,80,000 ऊपर जो भी है, राउंड फिगर आप 8 8.5 भी याद रख सकते। म्यांमार का भी 6,80,000 है, ठीक है। फिर नेपाल की बात आई, नेपाल की समथिंग अगर बात की जाए यहाँ पर तो 1 लाख समथिंग कुछ है, इतना है ना। एंड भूटान, फिर भूटान है, भूटान का 60,000 70,000 के आसपास में जो भी है। तो ये इस तरह से याद रखना, मतलब आपको मैप के बेसिस पे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, और इन दोनों में छोटा कौन सा है, भूटान है। तो ऑब्वियसली भूटान है बिल्कुल। एंड भूटान की कैपिटल है थिम्पू। ये क्वेश्चन भूटान की कैपिटल पूछ लिया था इस बार के एमटीएस एग्जाम में। तो ऐसा मत सोचना कि सीजीएल में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीजीएल में भी घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं और यही क्वेश्चन होते हैं एसएससी के पास में, यही पैटर्न है। तो भूटान इन सब में सबसे छोटा है, जबकि ओवरऑल भी 7 पड़ोसी देशों में सबसे छोटा भूटान ही है। और सबसे छोटी अगर बात की जाए सीमा रेखा तो वो भूटान के साथ नहीं, अफगानिस्तान के साथ हमारी लगती है सिर्फ 80 किलोमीटर, भूटान के साथ में 700 किलोमीटर की लगती है। भारत के सभी पड़ोसी देशों पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो वीडियो जाकर देख लेना आप लोग, जहाँ पर आपको कंप्लीट पता चल जाएगा, ठीक है। भूटान का क्षेत्रफल यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सिर्फ 38 ही है। म्यांमार का 6,80,000 समथिंग बता दिया, इसका 1.5 लाख एंड इसका 8.5 लाख। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए पड़ोसी देशों के क्षेत्रफल के बारे में। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये है राजस्थान। इसका क्षेत्रफल भी याद रखना 3,42,000 आगे, ठीक है। तो इतना ये आपको याद रखना है। एग्जैक्ट बताऊँ तो 234 से आगे, है ना। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, जो कि 1,028 भजनों का पूरा संग्रह है, ठीक है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, शॉर्ट में ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लिया आपने, ये रहे आप लोगों के लिए ऑप्शन। यहाँ पर 10 करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल आपको याद रखना है। 74% लोगों ने सही किया है। ऋग्वेद में 1,028 मंत्र हैं और यहाँ पर जो है इनको सूक्त भी कहते हैं, ठीक है, कि 1,028 सूक्त हैं और 10 पुस्तक हैं जिनको कहते हैं मंडल। तो ये है ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम हिंदू परंपरा में ग्रंथ माना जाता है, ये महत्वपूर्ण है। और 4 वेद आपको पता ही होगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसके अलावा अगर बात की जाए सामवेद, संगीत से संबंधित कुछ पूछ ले तो सामवेद करेक्ट होगा। सामवेद में 1549 श्लोक हैं, ठीक है। 79 के अलावा बाकी सारे के सारे ऋग्वेद के हैं। बाकी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट कि संगीत से संबंधित पूछ ले तो ये सामवेद ही है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद के बारे में आपको क्या याद रखना है, यजुर्वेद के बारे में कि अगर पूजा संबंधित, पूजा पाठ या जादू टोने, इन सब से संबंधित पूछ लेना, जादू टोने या मतलब पूजा अनुष्ठान, इन सब से संबंधित तो यजुर्वेद है। अथर्ववेद की अगर बात की, अथर्ववेद तो यहाँ पर संत और ज्ञान की बातें की गई हैं। तो ये चारों वेद के बारे में आपको इतना आइडिया होना चाहिए, एग्जाम में इतने ही क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का टिपिकल क्वेश्चन था जो मैं भी आई थिंक सही नहीं कर पाया। जो भी है आपके सामने, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं 20 में से 20 करता हूँ, नहीं होता भाई, है ना। जो हैं, लेकिन मैं आपको समझाते टाइम पूरा बेस्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन है कि वैध मुद्रा है जिसका कोई, आगे ऑप्शन है सरकारी खर्च के बराबर है, कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, अंकित मूल्य के बराबर आंतरिक मूल्य है, या फिर कोई और परिवर्तन नहीं होता। तो इसका है कि कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, ठीक है। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड का एक वैल्यू है, क्यों वैल्यू है, क्योंकि गोल्ड लिमिटेड है। बट अगर बात की जाए आईएनआर की, तो आईएनआर की क्या है, आंतरिक वैल्यू थोड़ी ना है। अगर आज आरबीआई चाह ले कि मतलब लाखों की संख्या में नोट्स को और ज़्यादा मतलब प्रिंट कर लिया जाए तो क्या होगा, इनकी कोई आंतरिक वैल्यू नहीं है, इनकी वैल्यू ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। आज जो 80 रुपये के बराबर है वो 100 200 300 तक पहुंच जाएगा, है ना। तो वो एक अलग बात हो जाती है, हाइपोथेटिकल। तो इस तरह से आपको याद रखना कि वैध मुद्रा का यही मतलब है, लीगल करेंसी जो है उनकी कोई आंतरिक वैल्यू नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जो कि मैं भी नहीं समझ पाया, या फिर मैंने ये कर दिया कि अंकित मूल्य के बराबर आंतरिक मूल्य है, जो नहीं है। क्योंकि अंकित मूल्य जो है आज 100 रुपये हैं, लेकिन 100 रुपये के लाखों करोड़ों और नोट छाप लिए जाए तो 100 रुपये
में आज जो चीज़ मिल रही है ना, वो शायद अगले साल आपको 100 रुपये में ना मिले, है ना। समझ रहे हो ना। तो बहुत सिंपल तरीके से समझाए हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो इकोनॉमिक्स के कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम पूरी टर्मिनोलॉजी जो एसएससी में पूछी जाती है वो कवर कर लेंगे। उससे बाहर एसएससी कभी नहीं गई है और जाएगी भी नहीं, ठीक है। तो यही है, कुछ मैंने आपको बता दिया है। एंड भारत में नोटों को छापने का काम आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको याद रखना है। 1934 के यंग हिल्टन आयोग के द्वारा इसकी स्थापना करी थी, 35 में स्थापना करी थी। एंड पहले इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में, एंड अभी कहाँ पर है, मुंबई में। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे 35 में, तो ये थे ऑसवॉन स्मिथ, शॉर्ट में स्मिथ याद रख सकते हैं। प्लस अगर बात की जाए कि पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो सीडी देशमुख थे, ठीक है। सीडी देशमुख जो हैं पहले इसके भारतीय अध्यक्ष थे, और अभी कौन है, तो अभी हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। काली मृदा जो है ये भारत के किस भौतिक भाग में पाई जाती है, काली मिट्टी। तो सिंपली से मैं आपको ऑप्शन यहाँ पर देख रहे होंगे, दक्कन ट्रैप, यहाँ पर जो ना दक्कन ट्रैप कहाँ पर है, नर्मदा के नीचे, इसके आसपास के और इसके नीचे वाले कर्नाटका तक का ये पूरा का पूरा दक्कन का जो पठार है ना, यही है दक्कन ट्रैप। और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, बहुत उपजाऊ होती है, स्पेशली कपास के लिए, एंड ये सब बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है। तो दक्कन ट्रैप में आपको पता चल गया होगा ये काली मिट्टी वाला एरिया है। स्पेशली अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र प्लस गुजरात में भी पाई जाती है, ये 2 राज्य। बाकी तो आसपास में बहुत जगह कर्नाटका में पाई जाती है, इवन राजस्थान में भी अगर बात की जाए कोटा बूंदी साइड में, एमपी में भी पाई जाती है। बट हाँ, एमएच एंड जीजे यहाँ पर 2 जगह इंपॉर्टेंट पाई जाती हैं। फिर भारतीय गंगा का मैदान जो यूपी, बिहार प्लस वेस्ट बंगाल, मतलब गंगा का जो एरिया ना पूरा का पूरा ऊपर वाला, नॉर्थ वाला, तो यहाँ पर अगर बात की जाए कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये आपको याद रखना, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी अब बांगर और खादर अलग अलग होती हैं, ठीक है, एक नई होती है, एक पुरानी होती है। फिर हैं हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत पर जो है लाल मिट्टी वगैरह पर्वतीय मिट्टी होती है। फिर थार रेगिस्तान में बालू मिट्टी होती है ना, बालू मिट्टी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा बारीक होती है, और ये अगर बात की जाए ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती हैं। सबसे ज़्यादा उपजाऊ तो जलोढ़ मिट्टी होती हैं जो गंगा में होती है, लेकिन यहाँ पर दक्कन ट्रैप से ही है, काली मिट्टी दक्कन ट्रैप में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 60% लोगों ने सही किया है। आई होप कि आगे से आपका क्वेश्चन अगर मिट्टी से संबंधित पूछ लिया सिंपल सा, जो मैंने अभी आपको समझाया, तो गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। तो आपको मैप से समझना है। अगर आप लोग बोलेंगे तो अलग से हम लोग वीडियो भी बना लेंगे 2.0 चैनल पर, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। अगर आप लोगों को लगता है दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर का भी प्रैक्टिस सेट लाओ तो कंप्यूटर का भी ला लेंगे, इंग्लिश का बोलेंगे इंग्लिश का भी ला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के कमेंट के अनुसार हम लोग चलने वाले हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहा तो सीरीज बंद कर देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है मुझे यूट्यूब से ये अभी भी जो है 1 रुपया भी नहीं मिलता है। तो ये ऐसी कोई बात भी नहीं है। आप लोगों को भी पता है कि 200 व्यूज़ के ऊपर क्या मिलता है, कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिलता है ना। तो मैं मतलब पैसों के लिए यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूँ। तो इसलिए सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। ये सारी डिटेल्स हो गई। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ही हो गई इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, नील नदी को जो है किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, या फिर किस देश को नील नदी की देन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सूडान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, मोरक्को। अब क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करना है, नील नदी कहाँ पर बहती है, अफ्रीका में, ठीक है। और सऊदी अरेबिया तो अफ्रीका में है ही नहीं। मोरक्को अफ्रीका में है, कहाँ पर है, मोरक्को है जिब्राल्टर रेखा में, स्पेन और मोरक्को के बीच में, यानी कि जस्ट ये जो है वेस्टर्न अफ्रीका में है मोरक्को। तो यहाँ पर भी नहीं होगी। अब आपके पास में ऑप्शन बस है सूडान प्लस इजिप्ट। तो मेन इजिप्ट से बहती हैं, सूडान से भी निकलती हैं, साथ में ये कई सारे देशों से निकलती हैं। अगर नाइल रिवर नहीं होती तो इजिप्ट, सूडान, इथोपिया, इन सब में भी अगर बात की जाए तो आज के टाइम पे डेजर्ट हो जाता। मतलब सूडान में तो ऑलरेडी है डेजर्ट, इजिप्ट में भी है, लेकिन नाइल रिवर के इस साइड में फिर डेजर्ट कम हो जाता है बिकॉज ऑफ नाइल रिवर। नाइल रिवर वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ये इजिप्ट को इसकी देन कहा जाता है, इजिप्ट को इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में बहती है, और ये 2 हिस्सों में आती है। मैप अगर आपको दिखे, हाँ मैप दिख रहा है ना, तो अभी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। यहाँ पर ये जो है ना युगांडा, ये यहाँ पर मिलेगा आपको केन्या, और यहाँ पर तंजानिया,
केन्या, ठीक है। इनके बीच में एक है लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, जहाँ से निकलती हैं सफ़ेद नील नदी, ठीक है। ये अलग अलग आती है, तो सफ़ेद नील नदी यहाँ से निकलती है, कहाँ से, विक्टोरिया झील, आपको याद रखना। फिर यहाँ पर इथोपिया देश में टांगा झील, जहाँ से निकलती है नीली नील नदी। ये दोनों आकर सूडान की कैपिटल खार्तूम जो है ना, यहाँ पर मिलती है। सूडान की कैपिटल याद रखना खार्तूम, यहाँ पर मिलती हैं। और उसके बाद ये नाइल रिवर के रूप में जानी जाती हैं, और ये आगे जाती हैं, बहुत आगे जाती हैं यहाँ पर। एंड ये पूरा का पूरा इजिप्ट आप लोग देख रहे हो, इसके बीच में से जाती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हैं। एंड ये कहाँ पर गिरती हैं, भूमध्य सागर में गिरती हैं। 3 इंपॉर्टेंट सिटी इसके किनारे आपको याद रखना है। कौन सी सिटी है, एक तो इजिप्ट की कैपिटल हो गई काहिरो, फिर है सूडान की खार्तूम, और एक इजिप्ट का ही शहर है अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। तो अलेक्जेंड्रिया भी याद रखना है। ये हो गई इसके बारे में डिटेल्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों की बात करता है। इम्पोर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट इसीलिए क्योंकि मैं सिर्फ आपको 4 ऑप्शन बता के आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तो 5 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाते। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आ गया, अब नाइल रिवर से क्वेश्चन आ गया तो आपका शायद गलत ना हो। तो इस तरीके से आप लोग लीजिए, इसको फास्ट स्पीड में देख लीजिए, लेकिन स्किप मत कीजिए। भाग 1 में जो है संघ और उसके संबंधित राज्यों की बात की गई है। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। भाग 3 में की गई है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की। ये अगर बात की जाए, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 है। अगर बात की जाए भाग 2 5 से 11, भाग 3 है 12 से 35, फिर भाग 4 अगर बात की जाए 36 से 51 तक है। यहाँ पर है DPSP मिलेगा आपको, नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर भाग 6 में अगर बात की जाए ये राज्य मिलेंगे, ठीक है। भाग 5 आपको याद रखना, भाग 5 जो है ना, यहाँ पर मिल जाएगा आपको सेंटर, आर्टिकल 52 से 151 तक। फिर राज्य मिलेगा भाग 6 में यहाँ पर 152 से 237 तक। ये सब मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा। बाकी एग्जाम तक की साइट पर भी पूरे नोट्स लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में है। यहाँ पर आपको अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और 6 मौलिक अधिकार हैं, आपको याद रखना। 14 से 18 समानता का अधिकार है। फिर 19 से अगर बात की जाए 22 तक ये है स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर है 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 से 30 अगर बात की जाए तो ये है संस्कृति एंड शिक्षा का अधिकार। और उसके बाद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपको याद रखना है, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। इतनी डिटेल्स अगर आपको याद रह जाती हैं देन कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी की सारी, इससे ज़्यादा SSC नहीं पूछती। हाँ, इनमें से अनुच्छेद, ये सारे अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, जो मैंने 2.0 पर अलग से वीडियो बना रखा है। 1 साल पहले था, लेकिन वो भी आज भी इम्पोर्टेंट है, तो वो वीडियो जाके देख लेना। 2.0 पर सिर्फ 50 वीडियो ही हैं अभी तक, आने वाला टाइम में और भी आएंगे। तो उन 50 में से एक भी वीडियो ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने नहीं देखा हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। अब चंपारण सत्याग्रह आपको पता है महात्मा गांधी जी का है, और ये किस वर्ष हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1970 में महात्मा गांधी का ये पहला देशव्यापी बड़ा आंदोलन था इंडिया में, जब वो साउथ अफ्रीका से आए थे 1915 में, 9 जनवरी को आए थे। इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं 9 जनवरी को। और 1917 में वो चंपारण में जो नील की खेती थी उनके किसानों के लिए जो है ये लोग गए थे, तो ये आपको याद रखना है। 1928 में फिर अहमदाबाद में जो फैक्ट्रीज़ के लिए आए थे, ठीक है। फिर तो बहुत सारे आए। 1930 में आपको पता ही होगा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, बहुत सारे हुए, सबको 1920 वाला कैसे भूल सकते हैं यार, असहयोग आंदोलन, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर है, ये कब बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया, कब बनाया, ये 2 बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया था, तो ये हैं मतलब 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, ठीक है, 13वीं शताब्दी। और आज से लगभग 700-800 साल पुराने ये मंदिर है कोणार्क का। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये भी एग्जाम में आ चुका है कि कोणार्क का जो टेम्पल है ये कितने रुपए की करेंसी पर है, तो 10 रुपये की करेंसी पर है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 10 रुपये के नोट आपके जेब में होंगे, लेकिन याद नहीं होगा आपको, क्योंकि कभी पीछे मुड़ के देखे ही नहीं। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में कोणार्क का मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया। पूरी शहर जो है भगवान जगन्नाथ का उसके जस्ट पास में ही है। एंड ये राजा नरसिंह देवन फर्स्ट ने बनाया था। तो नरसिंह देव फर्स्ट, आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1984 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा दिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी 40 साइट हैं, सबकी लिस्ट आपको एग्ज़ाम तक की साइट पे मिल जाएगी, जाके थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ लेना। 40 है अभी लिस्ट।
एंड अगर बात की जाए कोणार्क का सूर्य मंदिर में दोनों ओर 12 टायर वाले जो हैं 2 पंक्तियां में जो हैं रथ लगे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना क्योंकि कई बार संख्या भी पूछ लेते हैं, बाकी ये याद रखना। फिर नेक्स्ट है विजय स्तंभ से संबंधित। विजय स्तंभ राजस्थान में इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करा था? जब महमूद खिलजी को हराया था। महमूद खिलजी जो है मालवा प्लस गुजरात दोनों के ही शासक थे। इंपॉर्टेंट, गुजरात पे ये राज कर रहे थे, लेकिन मालवा का भी इनको सपोर्ट था इस युद्ध में। तो लेकिन राणा कुंभा ने इन दोनों को मतलब इनकी सेना को हराकर ये इनकी जीत के रूप में बनाया। ओनली 50% लोगों ने सही आंसर किया है। राणा कुंभा इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे चित्तौड़गढ़ में ये हैं, चित्तौड़गढ़ के किले में आज भी स्थित हैं विजय स्तंभ। आपको याद रखना कब बनाया था, तो 1440 से 48 के बीच में बनाया गया था। एंड 1437 में महमूद खिलजी को हराया था। राव जैता इनके वास्तुकार थे। ये राजस्थान एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हाँ मेन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, किसने बनाया था, कब बनाया था और कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। ये 3 बातें एसएससी में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है कि डैश को संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान का मसौदा तैयार किया, यानी कि ड्राफ्ट बनाया। ठीक है, तो ड्राफ्ट बनाया है 29 अगस्त 1947 को। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि संविधान, भारत आज़ाद हो गया था लेकिन संविधान उस समय भी बन रहा था। 26 नवंबर 1949 को फाइनली बन के तैयार हुआ 1949 को, और 1950 26 जनवरी को ये लागू हुआ था। संविधान आज़ादी के बाद में बन रहा था। ठीक है, तो इसीलिए आपको याद रखना है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। 7 टोटल मेंबर थे इसमें। तो ये सब बातें हैं एंड आपको पता ही है। अब इसके बारे में और नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है 2.0 वाले पे। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट डे है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डे। ठीक है, और ये यूनेस्को द्वारा 83 से ही मनाया जा रहा है। 2022 में इसकी थीम क्या थी? हेरिटेज एंड क्लाइमेट इसकी थीम थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वीडियो आज लंबा हो रहा है तो जल्दी अब मैं क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। पार्ट 1 में कौन से अनुच्छेद है? आपको मैंने पहले ही बता दिया, अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं संविधान के भाग 1 में। आप कमेंट करना कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, कौन से राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? महोत्सव उत्सव इस द नागालैंड का एक जनजातीय उत्सव है, ये आपको मनाया जाता है एंड खेतों में बुआई के बाद में मनाया जाता है। नागालैंड के और कौन से? एक हॉर्नबिल याद रखना, सेक्रेनी याद रखना, महोत्सव आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, बाकी ये सब मैं आपको बता दूंगा बहुत ही जल्दी अलग से नोट्स बना के। चौथे जैन तीर्थकर कौन थे? ये आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ऋषभ देव तो फर्स्ट थे, पार्श्वनाथ 23 थे, महावीर तो 24वें थे। तो बचे कौन? अभिनंदननाथ, ये चौथे थे, आपको याद रखना है। तो इस तरीके से भी कुछ याद रख सकते हैं। अगर ऑप्शन यहाँ पर अलग अलग होते तो शायद हम भी कन्फ्यूज हो जाते, लेकिन फिर भी बहुत ईजी है। पद्मश्री मिनती मिश्रा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी और ये किससे संबंधित थी? तो ये अगर बात की जाए ओडिसी से संबंधित है। ओनली 7% लोगों ने सही आंसर किया है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछता है, मैं कोशिश करूंगा कि इनकी अलग से वीडियो वगैरह बना दी जाए। ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं अपने? तो 8 हैं शास्त्रीय नृत्य। मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह जी की कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। कहाँ से लिए गए थे? यूएसएसआर, रूस से लिए गए थे। तो आपको याद रखना 1976 जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एंड यहाँ पर ये जो भी डिटेल्स हैं वो आपको पता ही है। और ये हाँ कौन से भाग में? तो भाग 4A में है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शंभू महाराज, लास्ट क्वेश्चन है। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? तो ये कथक से जुड़े हुए हैं। 42% लोगों ने आंसर किया है, तो काफ़ी इतने अच्छे नहीं है। लच्छू महाराज के बड़े भाई भी हैं, तो ठीक है, लच्छू महाराज भी इसी नृत्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का नृत्य है कथक एंड नॉर्थ ईस्ट में। ये 8 शास्त्रीय नृत्य आपको दिख रहे होंगे। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, शास्त्रीय, मणिपुरी एंड मोहिनी अट्टम। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ये प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल लगा है, तो पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डेली क्विज चलती है प्रीवियस ईयर की, जहां पर ज्वाइन करो। एंड साथ में अभी हमारा PDF का बंडल आने वाला है। इन सभी की टॉपिक वाइज PDF आपको एक साथ में एक टेलीग्राम चैनल अलग से बनाया जाएगा प्राइवेट, वहाँ पर आपको दी जाएगी। सारी की सारी PDFs बनाने का काम शुरू है, कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएगी। तो यही था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।